हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नशीब ग्वालियर से। जैसा कि हम पिछले 3 लेक्चर में 3 तरह की आर्थराइटिस को देख चुके हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट टाइप की आर्थराइटिस को देखने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहले जो हमने आर्थराइटिस देखी थी, वो थी हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था। उसके बाद जो हमने आर्थराइटिस देखी थी, वो थी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि ओल्ड एज में कॉमनली पाए जाने वाली एक डीजनरेटिव आर्थराइटिस थी। तीसरी अभी जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, वो आर्थराइटिस थी हमारी अ, जिसको हमने गाउटी आर्थराइटिस बोला था। उसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा था हमारा किसका, यूरिक एसिड का। दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम एक और टाइप की आर्थराइटिस देखने वाले हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में हम रूमेटोलॉजी के अंदर तो रखते हैं, बट ये जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे कई सारे दोस्तों के, कई सारे स्टूडेंट्सों के मेरे पास फ़ोन आए और वो उनका कहना है कि आपने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, उससे हमें इतना बेनिफिट हो रहा है। जो कि कई बार ऐसा होता है, जब हम लोग डिग्री कर चुके होते हैं, तो व्यस्तता की वजह से या क्लिनिक में बिजी होने की वजह से फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता या वो रूटीन नहीं बन पाता। तो उनके लिए ये सीरीज़ इतनी बेनिफिट्स साबित हो रही है, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को फिर से रिवाइज़ कर पा रहे हैं और एज़ सच ठीक से एलाइड का डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, खुशी है मुझे कि मैं आपके थोड़े बहुत भी काम आ पाया, और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा एलाइड के और सारे टॉपिक लाने की, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और एनहेंस हो सके, नॉलेज और रिवाइज हो सके, और जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। जनरली जब बिगनर्स होते हैं हम लोग, या जिन लोगों की एलाइड बहुत अच्छी नहीं होती, वो लोग इस तरह केस देखते ही डर जाते हैं और इस केस को वो एलोपैथी के पास ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी एलाइड का अच्छी नॉलेज है, अपनी पैथी की अच्छी नॉलेज है, अपनी बीमारी को ठीक से समझते हैं आप, अपनी दवाइयों को ठीक से समझते हैं आप, तो आपको इस डिसीज को भी ठीक से समझना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जानते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस का मीनिंग है क्या, इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, कौन कौन से फैक्टर आते हैं, और कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं होम्योपैथी की, वो इसमें हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्ड को जान लेते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, मिलियंस मीन्स मैरो, और आइटिस मीन्स होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन। ठीक, यहाँ हम पढ़ रहे हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस इज इन्फेक्शन इन दी बोन। इस लफ्ज को फोकस करिए, ध्यान से पढ़िएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रॉपर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन्फेक्शन नहीं है, ठीक। तो होगा कैसे, इसके क्या फैक्टर होंगे, क्या प्रोड्यूसिंग फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को। कैसे हमारी बोन में इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे कौन सा रीज़न है। ना ही यहाँ ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, ना ही यहाँ यूरिक एसिड का रोल है, ना ही यहाँ पे डिजनरेटिव चेंजेस है। तो फिर हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है कुछ ऐसी चीज़ जो हमें इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रही है। वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे कि ट्रोमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हमने ध्यान नहीं दे पाए और वहाँ पे ऐसी चीज़, इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बोन के अंदर चले गए। कैसे, क्योंकि आप रोड पर गिरेंगे तो आपकी स्किन टीयरिंग बियरिंग हो जाएगी और वो एक्सपोज हो जाएगी हमारी बोन, और वहाँ तक हमारे इन्फेक्शियस एजेंट पहुँच जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ, गन शॉट वुंड हुआ, रेडिएशन डैमेज से हुआ, या ऑस्टियोपोरोसिस हुई, या माल न्यूट्रिशन, या लीकेमिया, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जितने भी ये फैक्टर हैं, ये हमें इन्फेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, स्पेशली बोन के। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। आगे हम जानेंगे कि इस डिसीज के हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसको हमने पढ़ने के लिए बांट लिया मेनली 2 ग्रुप में, एक एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट में सिंपल लैंग्वेज है,
एक्यूट इन्फेक्शन को कहीं का भी हो, बोन का हो या कहीं का भी हो, उसको हम जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कंप्लीट रिकवरी लेके आता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। जनरली यहाँ जो पॉजिटिव एजेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो है हमारा स्टेफाइलोकोकस। जो लोग मेडिको स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे समझते होंगे, जहाँ कहीं भी अगर पस फॉर्मेशन वाली बात आती है, इन्फेक्शन वाली बात आती है एक्यूट की स्पेशली, तो वहाँ आपको स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ज़रूर मिलेंगे। मेनली रोल होता है इनका, ये फेमस है इस चीज़ के लिए। तो मोस्ट कॉमन केस में स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और बाकी और चीज़ मेरा मतलब यहाँ अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स। अगर मैं शॉर्ट में इसकी समरी बताने की कोशिश करूँ आपको कि क्या प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले स्प्रेड बोन बाय ब्लड, या तो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाए बोन हमारी, या फिर किसी चीज़ से के थ्रू ब्लड में आके और बोन तक पहुंच जाए। लोकलाइज होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोन में जाके, वहाँ ये नेक्रोसिस कर देगा। इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा हमारी, अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स है तो वहाँ हमारी बॉडी की इन्फ्लामेटरी सेल्स भी पहुंचेंगी। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन्फेक्शियस एजेंट और इन्फ्लामेटरी सेल्स का, तो वहां पे रिजल्ट्स मिलेगा हमको पस फॉर्मेशन का। पस हमारा एंड प्रोडक्ट। जैसे ही पस रप्चर हो जाएगा, पेरिस्टम फैल जाएगा, मसल, स्किन, और हो सकता है वहां साइनस फॉर्मेशन हो जाए। जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये एक प्रोसेस है। उसके आगे हम जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हमारी बोन में हो गया तो हम कैसे पहचाने उसको, या पेशेंट हमारे पास जब आएगा तो क्या फीचर लेके आएगा। तो फीचर है सडनली, स्पेशली इनको अफेक्टेड कौन होगा, चिल्ड्रंस या ओल्ड पेशेंट, जो कि कंपैरेटिवली इनकी जो इम्यूनिटी है वो यंग मैन की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल को ज़्यादा होगा या मेल को ज़्यादा होगा, ये दोनों ही सेक्स में इक्वली होता है। दूसरा, अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, चूंकि सेप्टिसीमिया होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक, एप्सिस अगर फट जाए, ब्लड में चली जाए, तो ये होना ही होना है। रेडनेस, पेन, हाई ग्रेड फीवर, स्वेलिंग, इडीमा, टेंडरनेस, ये जहां अफेक्टेड है वहां मिलना है। जैसे कि अब मैंने आपको ये पिक्चर लगा रखी है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको ठीक से, सारे साइन मिलेंगे आपको इन्फ्लामेटरी के। ठीक, जैसे ही आप पस के ऊपर हाथ रखेंगे तो वहां आपको फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, पल्सेटिंग स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, जब तक वो रप्चर नहीं कर देते तब तक। ये कुछ इन्फ्लामेटरी साइन है। आगे अगर हम इस बात को देखें तो अगर इस केस में हम कराएं तो क्या करा लें, आपके माइंड में यही आता है कि चलो हमारे पास एक केस आया। जनरली होम्योपैथ डर जाता है, जिनको प्रॉपर एलाइड की नॉलेज नहीं है या वो अभी बिगनर्स है, धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आता है, वो ऐसे केस को देख के सोचते हैं यार रहने दो, क्या फ़ायदा, कोई और इंजरी हो जाए या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इससे अच्छा इसको ट्रांसफ़र कर दो एलोपैथी में। बट नहीं, आपको नॉलेज है तो अपनी पैथी को अच्छे से यूज़ करिएगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कराइए आप। जाहिर सी बात है, इन्फ्लामेशन है तो सीबीसी में आपको हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स इंक्रीज मात्रा में आएंगे। एक्स करा लो कितनी, कहाँ तक बोन हमारी डैमेज है, या फिर बोन से जो डिस्चार्ज है उसको एस्पायरेट करा के उसका कल्चर करा लो कौन सा है। कल्चर हालांकि हमें आवश्यकता पड़ती नहीं है, एलोपैथिक को पड़ती है, मगर फिर भी जरूरत है तो करा सकते हैं हम। आगे बात करते हैं कि इस तरह की डिसीज में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसको रेस्ट कराइए, जो अफेक्टेड बोन है उसको इमोबलाइज कराइए, जिससे कि हीलिंग उसकी प्रॉपर हो सके। अगर वहां पस बन गया है तो उसको ड्रेनेज कराइए, जिससे कि हीलिंग प्रॉपर हो सके। एलोपैथिक साइड में या एंटीबायोटिक एनालिसिस दे सकते हैं, बट यहाँ जानना तो हमें अपनी साइड का है, यानी होम्योपैथिक में हम क्या कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक्यूट में पढ़ा आपने, वैसा ही एक और टाइप है हमारे इसी का, क्रॉनिक माइलाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस। जो सडन था, शॉर्ट ड्यूरेशन था, उसको हमने एक्यूट बोला। जो लंबे समय तक चलेगा, कंप्लीट हीलिंग नहीं लेके आएगा, उसको हम क्रॉनिक माइलाइटिस बोल देंगे। होती क्यों है, जनरली क्या होता है, कई सारे पेशेंट की गलती या डॉक्टर की गलती हो जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। वो 2 दिन 1 दिन ट्रीटमेंट दिया, मरीज को आराम आया, उसने छोड़ दिया, उसको लगा मैं ठीक हो गया। जनरली इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की वजह से क्रॉनिक में ट्रांसफर हो जाता है केस हमारा। या फिर उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, किसी अदर एजेंट्स ने वहां पे कब्जा जमा लिया, जैसे कि ट्यूबरकुलर, सिफिलिटिक। अब तक ये चीजें नहीं थी यहाँ पे, अभी एजेंट एक्यूट में नहीं थे, अभी क्रॉनिक में आ गए तो ट्यूबरकुलर, सिफिलिटिक, ये मिल गया आपको। ठीक,
फिर बात करते हैं क्रॉनिक में क्या फीचर मिलेंगे आपको। एक्यूट की तुलना में क्रॉनिक में माइल्डर फीचर मिलते हैं। चूंकि लंबे समय से डिसीज है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका वेट लॉस हो सकता है, अगर ट्यूबरकुलर है तो वहाँ नाइट स्वेट हो सकती है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू डिसीज सिम्टम को पहचानने होंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं क्रॉनिक में, सेम है, एक्सरे करा हुआ, हनीकॉम अपीयरेंस अगर देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल इंक्रीज हो गई हैं, तो मोन्टुक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें आपने क्रॉनिक में ट्यूबरकुलर भी देखा है। एफएनएसी करा लो, बायोप्सी करा लो, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जहाँ से आप इसके बेस पे ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एजेंट्स रोल प्ले कर रहा है। जब ये सब मालूम हो जाएगा तो फिर हम आएंगे लास्ट पे, यानी अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के। तो दोस्तों यहाँ जानते हैं हम कि इस केस में, ऑस्टियोमाइलाइटिस केस में, कौन सी तरह की होम्योपैथिक रेमेडी हमें काम आने वाली। ठीक है, एक सेकंड। आपके सामने चलिए, गाउटी हमारा कल हो चुका था, आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस का। एक सेकंड, लास्ट में सिर्फ हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखना है कि हम इस तरह केस में कौन कौन से रेमेडी को यूज कर सकते हैं। मैं हर बार यही लाइन बोलता हूँ कि सबसे पहले कोशिश करिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग को ढूंढने की। अगर इन केस आप वहाँ विफल हैं या टाइम नहीं है या फिर कोई भी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आप वेल सिलेक्टेड रेमेडी आपको नहीं मिल पा रही या नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी रेमेडी हैं जो डिसीज स्पेसिफिक होती है, उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी अर्निका, वंडरफुल रेमेडी उसके बाद अर्निका। इट इज डन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द ट्रीटिंग बोन पेन दैट कॉजेज एक्सेसिव सोरनेस, लेमनेस इन द बॉडी, जैसे कि फील ब्रूज्ड हो गई हो बॉडी हमारी, सेम फीलिंग है। इपेटोरियम फॉर अगेन वंडरफुल रेमेडी ऑस्टियोमाइलाइटिस केस में, फीवर वहां जबकि मिलना ही मिलना है, इन्फेक्शन है तो। मिजेरियम एक और रेमेडी हमारी ऑस्टियोमाइलाइटिस केस में। बस यहाँ पे खास खास बात क्या वो आप देख लीजिएगा, स्पेशली लॉन्ग बोन अगर आप दे पा रहे हैं तो स्पेशली लॉन्ग बोन, देखिए लॉन्ग बोन जहां देखने को मिल रही है मिजेरियम। ठीक, सोलन तो है ही, पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी साइन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैक्सिमम केस में आप आर्थराइटिस के काफ़ी सारी ब्रांचेस कहूँ मैं या टाइप कहूँ उनको पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या हमारा एक और जो हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही, कौन सा नहीं आता, कोई बात। सबसे पहले हमने पढ़ा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था, फिर गाउटी आर्थराइटिस पढ़ा था आपको, अभी लास्ट पढ़ रहे हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। छोटा सा टॉपिक है, आप इसे अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, वो छोटा सा ऑस्टियोपोरोसिस। आज हम इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे, जो कि मैं समझता हूँ ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, कॉमन है, छोटा सा ही टॉपिक है। जब भी कभी टाइम मिलेगा आपको इसे कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों आज हमारा ये लास्ट लेक्चर था आर्थराइटिस सीरीज़ का। नेक्स्ट टाइम से हम ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। ब्रेन के डिसऑर्डर पढ़ने से पहले आपको हम साइकोलॉजी की चीज़ें समझाएंगे, जिन हार्मोन के बेस पे आपकी हैप्पीनेस और सैडनेस छुपी हुई है, जो हार्मोन रोल प्ले करते हैं हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस में, उनके बारे में जानेंगे पहले, फिर जाएंगे उनके डिसऑर्डर की तरफ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको क्लास जब भी कभी कोई नई हम डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।